नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए इतिहास विषय को कैसे पढ़ें या इतिहास पढ़ने की रणनीति क्या हो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बीपीएससी का एक प्रमुख विषय इतिहास है, बहुत ही लोकप्रिय है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इतिहास को लेते हैं, लेकिन इतिहास विषय को लेकर विरोधाभास की स्थिति है। कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास बहुत ही अच्छा विषय है, अंकदायी विषय है। कुछ लोगों को मानना है कि बोझिल है और इसमें कम अंक प्राप्त होता है। तो इसी विरोधाभास को पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के मन में क्या क्या समस्याएं आती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ने की रणनीति क्या हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, जो विरोधाभास की स्थिति क्या है। तो विद्यार्थियों में जो है सो दो तरह की स्थिति है। कुछ विद्यार्थियों में भय की स्थिति है और उत्साह की स्थिति, दोनों स्थिति होती है, जबकि विषय अपने आप में विरोधाभासी नहीं है। विद्यार्थियों में ही विरोधाभास की स्थिति है। भय का क्या कारण है? तो भय जो है सो कहा जाता है कि इतिहास विषय जो है बहुत ही बड़ा है, यानी कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, जिसके कारण कम समय में इसकी तैयारी नहीं की जा सकती है। यानी कि इतिहास का सिलेबस बड़ा होने के कारण कम समय में तैयार नहीं होता है। इसके बाद इसमें विरोधाभास की स्थिति है, यानी कि भय है, विषय में अच्छे अंक नहीं आते हैं। यानी कि धारणा यह है कि इतिहास विषय में एक सामान्य सा अंक आता है, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता है और विषय बहुत ही बोझिल है। उत्साह किस बात को लेके है? तो इतिहास विषय को सबसे ज्यादा आसान समझा जाता है और यह समझा जाता है कि सरलता से इसको रट के लिख देंगे, यानी कि लिख देंगे सरलता से। कंटेंट बाजार में उपलब्ध है, उसको रट लेंगे, लिख देंगे, मार्क्स आ जाएगा। दूसरा है जो बीए और एमए में ज्यादातर लड़का हिस्ट्री लेते हैं, जिस तरह से जो बीए और एमए में हिस्ट्री लिखे हैं उसी तरह से रट के जाके परीक्षा में लिख दिया जाएगा और सफलता मिल जाएगी। तीसरा है नोट्स जो है सो आसानी से मिल जाता है, यानी कि नोट्स बाजार में उपलब्ध है, किताब उपलब्ध है और यह आसानी से मिल जाएगा और हम लोग लिख के पास हो जाएंगे। चौथा है गाइड और टीचर उपलब्ध है, यानी कि इसके पढ़ाने वाले की संख्या ज्यादा है और आसानी से टीचर मिल जाएंगे, गाइड करने वाले मिल जाएंगे। तो भय और उत्साह छात्रों में दोनों है, लेकिन अत्यधिक उत्साह और भय दोनों ही नुकसानदायक है, दोनों ही धारणा व्यर्थ है। अब हम लोग देखेंगे इतिहास विषय से संबंधित विद्यार्थियों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। अब हम लोग देखते हैं इतिहास विषय से संबंधित विद्यार्थियों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहला समस्या है, विषय अत्यधिक विस्तृत है। यह मानना है विद्यार्थियों में कि इतिहास विषय जो है सो अत्यधिक विस्तृत है, इसका सिलेबस जो है सो बहुत ही बड़ा। अगर हम सिलेबस पर सही में गौर करें तो सिलेबस जो है सो देखने से बहुत ही बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन सिलेबस को अगर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से देखें, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहा और जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर उसको देखेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्नों को हम गौर करेंगे, तो ये आप देखिएगा कि विषय अन्य विषयों की तरह है, जो संतुलित है, न तो बहुत ज्यादा बड़ा है और न ही बहुत छोटा है। तो इसके विषय में जो ये आम धारणा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, वह वास्तविक रूप से नहीं है। प्रश्न जो पूछा जाता है उसको गौर करेंगे तो सिलेबस बहुत ही बड़ा नहीं है। दूसरा है जो विषय अंकदायी नहीं है, यानी कि आम धारणा यह है कि इस विषय में जो है सो मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, जनरल मार्किंग होती है और सफलता का दर कम होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि लेखन शैली अगर अच्छी होगी, सही ढंग से लिखिएगा, प्रश्न के अनुरूप उत्तर होगा, तो इसमें भी उतना ही मार्क्स आएगा जितना अन्य विषयों में आता है, यानी कि लेखन शैली सही होनी चाहिए। तीसरा है इतिहास पढ़ने के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष चाहिए, यानी कि लंबे अवधि की जरूरत है इतिहास को पढ़ने के लिए। ये आम धारणा है, लेकिन अगर सिलेबस को देखें, हमको पूरे इतिहास को नहीं पढ़ना,
हमको पढ़ना है यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य सिविल सेवा की परीक्षा में जो सिलेबस है उसको पढ़ना, और सिलेबस के साथ साथ हमको क्वेश्चन की प्रवृत्ति या क्वेश्चन पूछने के संदर्भ में पढ़ना है। और उस संदर्भ में पढ़ेंगे तो इतिहास पढ़ने के लिए जो है सो 2 या 3 वर्षों की जरूरत नहीं है। इतिहास और विषय को जितना समय लगता है उतना ही इतिहास विषय को भी पढ़ा जा सकता है। सामान्यतः 1 वर्षों 6 से साल भर के बीच जो है सो इतिहास को पढ़ा जा सकता है। तो इतिहास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं, 6 महीने से साल भर के बीच के समय में इतिहास को पढ़ा जा सकता है। मैक्सिमम 1 वर्ष के दौरान इसको आसानी से तैयारी की जा सकती है। उसके बाद है इतिहास बोझिल विषय है, यानी कि कहा जाता है कि इतिहास में जो है सो नानी दादी की कहानी को पढ़ना है। दूसरा, इतिहास में जो है सो तिथियों को बहुत ही याद करना पड़ता है, और इन तिथियों को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए तो यह जो है सो यह विषय उतना ही वैज्ञानिक है जितना अन्य सामाजिक विषय है, यानी कि अन्य सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उसके जैसा ही यह भी विषय वैज्ञानिक है। अगला है प्रश्नों के लिखने की समस्या, यानी कि छात्रों में जो है सो इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लिखने में समस्याएं आती है। तो इसका कारण है प्रश्नों को लिखने के लिए या प्रश्नों के मांग जो हो रहा है, जो प्रश्न मांग रहा है उस मांग को नहीं समझना। उसके बाद जो है सो आवश्यक जो कंटेंट चाहिए वो आवश्यक कंटेंट का नहीं होना, वैचारिक आयाम का जो है अभाव होना। तो ये सब कारण जो है सो इतिहास विषय को लेके है, और विद्यार्थियों के समक्ष अनेक तरह की ये समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास की तैयारी कैसे करें, यानी कि इतिहास विषय को किस ढंग से पढ़ें, इतिहास पढ़ने की रणनीति क्या हो। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी अध्ययन की रणनीति क्या हो, यानी कि इतिहास विषय को किस ढंग से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए जिससे कि अधिकतम अंक की प्राप्ति हो और उसको समझने में आसानी हो। तो सर्वप्रथम जो है उसे वैज्ञानिक विधि, गणितीय विधि और चित्रात्मक विधि के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। जैसे और विषयों को पढ़ते हैं वैसे ही इस विषय को भी वैज्ञानिक विधि से पढ़ा जा सकता है या चित्रात्मक विधि से पढ़ा जा सकता है। मैं एक उदाहरण स्वरूप आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति हमको पढ़ना है, प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पढ़ना है, यानी कि इसका कर्मिक रूप से पढ़ना है पूरे प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार से बदलाव हुआ। तो अगर हम इस चित्र को देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में महिला और पुरुष ये चित्र में दिख रहा है, और इस चित्र में महिला और पुरुष का जो बॉक्स बना हुआ है ये दोनों बराबर की स्थिति में है। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में महिला और पुरुष की स्थिति एक समान थी, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो इस चित्र को देखने से ही पता चल जा रहा है कि महिला और पुरुष की स्थिति उस समय ऋग्वैदिक काल में क्या थी। तो ये चित्र आप देखेंगे तो आपके दिमाग में जो है सो ऋग्वैदिक काल की जो स्थिति थी वो पूर्णतः आ जाएगी। अब दूसरा उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं, ये 2 बॉक्स है पुरुष और महिला का। इसमें जो है सो पुरुष वाला बॉक्स थोड़ा बड़ा है और महिला वाला बॉक्स जो है सो थोड़ा सा छोटा है, यानी कि इस स्थिति में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में पुरुष को हल्का बढ़त प्राप्त हो गई और महिला को हल्का कम, यानी कि पुरुष की महत्ता बढ़ने लगी और महिला की महत्ता कमने लगी। यहाँ पर जो है सो थोड़ा सा असमानता की स्थिति दृष्टिगोचर हो रहा। तो इसको मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया है, और पढ़ने वक्त आप इसको इस ढंग से बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब तीसरा जो है 600 BC से मौर्य तक का काल है। इसमें आप देख रहे हैं महिला को नीचे दर्शाया गया, पुरुष को ऊपर दर्शाया गया। तो इसका कहने का अर्थ है कि अब महिला को पुरुष को नीचे माना जाने लगा, यानी कि महिला को पुरुष के अधीन माना जाने लगा। उसी प्रकार चौथा स्थिति में आप देख रहे हैं मौर्योत्तर काल में, इसमें जो है सो पुरुष ऊपर है
और महिला नीचे है, ठीक है। और इसमें महिला को जो है सो अधीनस्थ यानी कि पुरुषों के अधीन बनाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें पुरुषों के अधीनस्थ महिला को बनाने का प्रयास किया गया। पांचवा स्थिति है गुप्ता काल का। गुप्त काल में जो है सो स्थिति वही है, लेकिन ये डॉट डॉट जो था ये जो है सो अब मिलके एक रेखा का रूप ले लिया है। इसमें अधीनस्थ तो बनाया ही गया, अधीनस्थ बनाने के साथ साथ अनेक कुप्रथाएं, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का जो है सो विकास होने लगा। और छठा स्थिति गुप्तोत्तर काल की है। इस काल में जो है सो महिलाओं को पूर्णतः अधीनस्थ बना लिया गया और महिलाओं की स्थिति में जो है सो काफी खराब स्थिति हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मिक रूप से महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार बदलाव हुआ है, सामाजिक स्थिति किस ढंग से बदल रहा। तो अगर इस चित्र के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है, आपका जो है सो विचार विकसित होगा और आप आसानी से इस चित्र के माध्यम से उत्तर को लिख सकते हैं। तो पढ़ने की विधि जो है सो हमारी वैज्ञानिक होनी चाहिए, गणितीय विधि होनी चाहिए, चार्ट के द्वारा होना चाहिए, ग्राफ के द्वारा होना चाहिए। मैंने एक उदाहरण ये दिया है, इस प्रकार से जो है सो आप हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का ग्राफीय विधि चाहे चित्रात्मक विधि बना सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। हम इसको अलग अलग और सेक्शन में दिखाने का प्रयास करेंगे या क्वेश्चन लेखन करेंगे, उस समय आपको बताएंगे कि किस तरह से और टॉपिक को हम कर सकते हैं। अब जो है सो दूसरा तुलनात्मक अध्ययन करना, यानी कि टॉपिक को ले लेना है। जैसे सिंधु काल और वैदिक काल में समानता, असमानता, उसके धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का तुलनात्मक पूछता। तो उस जहां जहां तुलनात्मक आता है उसको एक जगह आप, जैसे मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन का तुलनात्मक पूछ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति का तुलनात्मक पूछ सकता है, नाजीवाद, फांसीवाद का तुलनात्मक पूछ सकता है। तो ये तुलनात्मक वाला है, उसको एक जगह कर लेना। उसके बाद साम्राज्य विस्तार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक पॉकेट में रख के पढ़ना है। जैसे मौर्य साम्राज्य का विस्तार, गुप्त साम्राज्य का विस्तार, खिलजी, तुगलक, अकबर के साम्राज्य का विस्तार, ये एक जगह जितने आ रहे हैं वो उसको एक जगह लिख देना। अब आपको जैसे पढ़ना है उत्थान से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, मराठा का उत्थान, अंग्रेजों का उत्थान, तो ये आपको जो है सो एक टॉपिक में कर लेना। अब फिर है कला से संबंधित, जैसे मौर्य कला, गुप्त कला, पल्लव कला, चोल कला, जितना कला से संबंधित है उसको एक जगह कर लेना है और उसको एक जगह करके पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप उसको अगर तुलनात्मक भी पूछेगा तो उससे आप बना सकते हैं। उसके बाद प्रशासन पढ़ना है, तो प्रशासन में चोल प्रशासन, मौर्य प्रशासन, मुगल प्रशासन, गुप्त प्रशासन, सबको एक जगह कर लेना है। तो हमको एक रणनीति, विस्तृत रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति के तहत हमको जो है सो तैयारी करनी होगी। तो इतिहास भी एक आसान सब्जेक्ट की तरह आएगा, यह भी एक वैज्ञानिक विधि से पढ़ा जा सकता है। इसको भी जो है मैथ की तरह ग्राफ पे दिखाया जा सकता है। इसके अलावे जब हम इसको इस तरह से कर लेंगे तो इसके बाद जो है सो हमें इसके कंटेंट को एक जगह करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रखना होगा। उसके बाद हमें इस पर चिंतन करना होगा, यानी कि जो टॉपिक, जैसे हमने ये पढ़ा वैदिक काल में, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति को मैंने पढ़ा, तो इस पर चिंतन करना है। ये चित्र बनाए, चित्र बनाने के बाद इस पर हम सोचें, जो इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या है। हम चिंतन करेंगे और चिंतन के आधार पर हम अपने लेखन शैली का विकास करेंगे और लिखेंगे, तो हम बहुत ही बढ़िया और सटीक आंसर लिख सकते हैं। और धीरे धीरे ये अभ्यास करने के बाद इतिहास भी आपको एक वैसा ही सब्जेक्ट लगेगा जैसा अन्य सब्जेक्ट है। तो इतिहास को सही ढंग से पढ़ने की जरूरत है और एक अध्ययन रणनीति बनाने की जरूरत है, जिससे इसको आसानी से पढ़ा जाए, आसानी से लिखा जाए और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाया जा सके। तो आज का वीडियो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।